वेलकम स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले क्लास में हमने सरफेस केमिस्ट्री में अधिशोषण, अवशोषण और विशोषण के बारे में हमने जाना था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो एडजॉर्प्शन हमारा अधिशोषण है उसके अधिशोषण को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म, अधिशोषण किन चीजों पर निर्भर करेगा और हम ये देखेंगे कि अधिशोषण के प्रकार। तो इन चीजों पे आज का वीडियो हम कैरी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं फिर अधिशोषण किन किन चीजों पर निर्भर करता है। जैसा कि कल के फिनोमिनन में आपको बहुत स्पष्ट कराया गया था कि एक अधिशोषक होता है और एक अधिशोष्य होता है, ठीक है ना। तो अधिशोषक के सरफेस पर सबसे पहली बात तो ये होती है कि अधिशोषक का जो सरफेस है उस पर भी अधिशोषण बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसको हम विस्तृत रूप से आगे भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि अधिशोषण क्या है। दूसरे पदार्थ के पृष्ठ में एक जो और अन्य पदार्थ होगा उसके जमा होने की परिघटना है। तो होता क्या है, इसका पृष्ठ या सरफेस जितना ज्यादा होता है तो अधिशोषण उतना ही ज्यादा होता है। तो हमारा कहने का ये आशय है कि अगर कोई ठोस पदार्थ हम लेते हैं तो उसकी तुलना में उसी ठोस का जो चूर्ण होता है वो ज्यादा अधिशोषण को क्रियान्वित करता है। इसको आप सिंपली वैसे भी कई चीजों से समझ भी सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच वगैरह आपने देखे होंगे, तो पानी अगर पिच गीली होती है तो वहां पे हम लकड़ी से रोल न करके क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो बॉलिंग मार्क होता है बॉलर का उसके ऊपर बुरादा वगैरह डाला जाता है। तो बुरादा क्या है, तो उससे लकड़ी का ही वो सरफेस क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है और जो आपका अधिशोषण और अवशोषण की क्रिया वहां पे होगी तो वो आपकी ऑब्वियसली ज्यादा गति से होगी। तो सबसे पहला जो अधिशोषण हुआ वो अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। अधिशोषक की प्रकृति पर तो निर्भर कर ही रहा है कि इसका कैसा नेचर है, और दूसरा इसके सतह या हम पृष्ठ, कितना पृष्ठ हमारा इसके लिए अवेलेबल होता है। अधिशोषण की क्रियाविधि में हम ये कहेंगे कि पहला पॉइंट अधिशोषक की प्रकृति और उसका कितना पृष्ठ हमारा अवेलेबल है उस बात पर ये निर्भर करता है। दूसरा जो आपका अधिशोष्य था, ठीक है ना, अधिशोष्य की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। जैसे ठोस के सतह पर अगर गैसों का एडजॉर्प्शन होता है तो वहां पे जो गैस है अधिशोष्य जो होगा तो उसकी कैसी प्रकृति है उस पर भी आपका जो ये अधिशोषण होता है वो आपका इस कैटेगरी, इस बात पर भी निर्भर करता है। और तीसरी जो बात है वो ताप पर और दाब पर, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर अगर वेरी करेगा तो ये जो एडजॉर्प्शन की मात्रा होती है वो भी इससे प्रभावित होती है, ठीक है ना। और एक चौथी बात पर हम ध्यान रखेंगे कि ये जो अधिशोषण की मैकेनिज्म है, जब अधिशोषण होता है तो ये क्रिया सदैव क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो अधिशोषण या एडजॉर्प्शन जो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब इसमें एनर्जी क्या होती है, इस प्रोसेस के दौरान बाहर की ओर निकलती है। अब इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो सरफेस है, जो ये मान लीजिए हमारा ठोस का जो सरफेस है, इसमें जो भी एडजेसेंट पार्टिकल्स इसमें जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि एडजेसेंट पार्टिकल की जो गति होती है वो कम हो जाती है और उसी के कारण जो ये आपका अधिशोषण होता है उसकी प्रोसेस आपकी ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। आइए अब देखते हैं कि हम ये अधिशोषण को हम किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। तो सामान्य रूप से अधिशोषण को हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। और ये परीक्षाओं में भी आता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है आपका रासायनिक अधिशोषण, ठीक। तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को मैं जो आपका बोर्ड परीक्षा में भी एक आध बार आया है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हम भौतिक अधिशोषण इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन का नाम देंगे, भौतिक अधिशोषण। और दूसरा आपका है रासायनिक अधिशोषण, ठीक है ना। इसका एक अन्य नाम भी है, किताबों में आपको कभी कभी रसोवशोषण नाम से भी ये दिखाई देगा, ठीक।
इसकी परिभाषा भी आपकी इसी में क्लियर हो जाएगी, और जो अंतर होते हैं हम अंतरों के आधार पर ही इनको डिफाइन करेंगे। तो मैंने बताया कि जो भौतिक अधिशोषण है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए फिजियोब्जॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और रासायनिक अधिशोषण केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमियोब्जॉर्प्शन उसको कहते हैं। तो इनमें जो मुख्य बात होती है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है ये होता है दुर्बल वांडर वाल्स बलों के कारण। ठीक, वीक जो वांडरवाल्स फोर्सेज होते हैं उसके कारण अगर अधिशोषण की घटना होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये भौतिक अधिशोषण है। इसको अभी हम और भी एक्सप्लेन कर लेंगे। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण तब संपन्न होता है जब इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। रासायनिक बंध या आबंध बनने के कारण आपका रासायनिक अधिशोषण होता है। तो मुख्य रूप से इन्हीं दोनों चीजों से ही ये हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को समझ सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण तब संपन्न होता है जब दुर्बल वांडरवाल्स बल आपके वर्क करते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि कपड़ों में या जो भी आपका कपड़ों की सतह है या पेन इत्यादि है उसके ऊपर धूल का जम जाना, तो वो वांडरवाल्स फोर्सेज के कारण हो रहा है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है आपकी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है ये आपका उत्क्रमणीय प्रोसेस है। ठीक है ना। तो आपने कहा कि भौतिक अधिशोषण हो गया तो उसके बाद इसका विशोषण भी हो सकता है। ठीक है ना। विशोषण होने का मतलब कि अधिशोष्य को आप अधिशोषक की सतह से निकाल रहे हैं। जबकि जो आपका केमियोब्जॉर्प्शन है जिसको रसाव शोषण कह रहे हैं ये उत्क्रमणीय नहीं होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक। तो इसमें इसी से भी इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर इसकी परिभाषा हो गई कि भौतिक अधिशोषण ऐसा अधिशोषण है जो दुर्बल वांडरवाल्स बलों के कारण होता है और ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो रासायनिक आबंधों के कारण होता है और ये अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है। रासायनिक आबंधों में भी कई किताबों में आप देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि आयोनिक बॉन्ड्स भी जब फॉर्म होते हैं तब भी आपका रासायनिक अधिशोषण होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर किसी कपड़े की सतह पर अगर क्या पड़ गया आपका, अगर पानी हल्का सा है तो वो उसका भौतिक अधिशोषण है। आप ताप धूप में आपने रखा और वो इवापोरेट हो गया वाटर, तो ये उत्क्रमणीय प्रोसेस हो गई। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं हो रहा। जैसा कि हमने कल भी बताया था, चौक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, स्याही को एड्जॉर्ब कर रहे हैं। अब उस स्याही को अगर आप धूप में रखेंगे तो ये रिवर्स प्रोसेस आपकी नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण बिंदु जैसे जैसे इसमें आते जाते हैं उनको भी आप नोट करते रहेंगे और पाठ्य पुस्तक में भी आपका दिया गया है, मैं एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं। तो आपने देख लिया कि भौतिक अधिशोषण किन बलों के कारण हो रहा है और रासायनिक अधिशोषण किन बलों के कारण हो रहा है और इनकी प्रकृति किस प्रकार की है। ठीक है ना। और दूसरी बात होती है, एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो भौतिक अधिशोषण होते हैं ये स्पेसिफिक नहीं होते। तो ये क्या है, ये विशिष्ट नहीं है, नहीं होते हैं। ठीक। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा वो स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है ना। इसका मतलब कोई भी अगर गैस या द्रव है तो उसको वो एड्जॉर्ब कर सकता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये स्पेसिफिक होता है और ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है ना। कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो आपका अधिशोषक और अधिशोषी के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। एक इंपोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है अब आ रहा है, ताप की बात हम करते हैं। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है निम्न ताप, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए निम्न ताप जो लो टेम्परेचर है वो सहायक है इसके लिए। अर्थात इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपका ज्यादा होगा। लेकिन ताप बढ़ाते हैं हम, आप ताप बढ़ाने पर यह कम हो जाता है। ठीक है ना। आप वैसे भी अभी समझ गए, क्योंकि अगर ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषी पदार्थ उससे निकलने लगेगा। इसका मतलब वहां पे विशोषण की क्रिया होने लगेगी। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ेगा।
ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताप बढ़ने पर जो एटम्स होते हैं इनके, उनकी गति ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा संघट्य होते हैं, ज्यादा टक्कर होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा तीव्रता से संपन्न होती है। एक बात में केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो दोनों चीजें हैं वो समानता रखते हैं। वो क्या होता है, जो इसका पृष्ठ है, पृष्ठ जिसको हम सरफेस कह रहे थे, या सतह, ठीक है ना। अगर आपकी पृष्ठ या सतह अधिक होती है तो इसको समझ लें, पृष्ठ और सतह अधिक होगी तो अधिशोषण भी, भौतिक अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। और वैसे ही आपका अगर रासायनिक अधिशोषण भी अगर पृष्ठ अधिक होता है तो ये भी आपका ज्यादा होता है। तो जो भी हम इसकी तुलना कर रहे हैं उसमें ये जो पृष्ठ की बात आ रही है, सरफेस की बात आ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे सरफेस ज्यादा होता है वैसे वैसे आपका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये बात आपने यहाँ पे देखी, ठीक। कुछ और बातें भी हैं इसमें, एक दो पॉइंट्स और भी हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे जो आपका भौतिक अधिशोषण होता है ये बहुपर्तीय होता है। अब इसी की बात अभी हम कर लेंगे कि ये बहुपर्तीय किस तरीके से है, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है एकल पर्तीय होता है। मतलब बहुपर्तीय और एकल पर्तीय अभी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो सरफेस है, बाहर का जो सरफेस होगा शोषक पदार्थ का, उसके कई परतों में, जैसे जैसे अगर आप ये ज्यादा कांटेक्ट में आपका अधिशोष्य पदार्थ आ रहा है तो ये अनेक परतों में अधिशोषण इसमें हो सकता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता। वो केवल क्या है कि जो सरफेस की फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट लेयर होगी उसकी, आपकी अधिशोषक पदार्थ की, तो उसी के साथ केमिकल रिएक्शन होगी और वहीं पे ही आपका अधिशोषण समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। एक और बात होती है एक सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिसको कहते हैं। तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है, 100 ऊर्जा मैंने लिख दी है, तो सक्रियण ऊर्जा आप समझ रहे हैं, तो इसकी सक्रियण ऊर्जा 0 होती है। तो अगर हम आउटर एनर्जी नहीं भी दे रहे हैं तो तब भी आपका क्या है कि अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण संपन्न हो सकता है। जबकि इसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है ये आपकी कभी कभी केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कभी कभी क्या होता है, उच्च एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसमें कभी कभी आपकी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये बाद में भी आपने, जब आप देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कभी कभार क्या होता है, एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपने देखा कि जो एड्जॉर्प्शन था, अधिशोषण था, वो दो भागों में हम उनको बांट सकते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार। एक आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा सक्रियण ऊर्जा की बात हमने इसमें से करी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये अधिशोषण कुछ अन्य फिनोमिनन्स में भी कैसे निर्भर करता है, उसकी बात हम उसमें से करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथी सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।